લાખો દર્દીઓ માટે આશીર્વાદ સમાન રાજકોટની એમ્સ હોસ્પિટલનું કામ 64% પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે। હાલ અનેક વિભાગો એમ્સ ખાતે કાર્યરત થઈ ચૂક્યા છે। દરરોજની 200 થી 250 દર્દીઓની ઓપીડી પણ શરૂ થઈ ચૂકી છે। ત્યારે આવો જોઈએ શું છે રાજકોટની એમ્સની ખાસિયત। રાજકોટની ભાગોળે પરાપીપળિયા ખાતે આકાર લઈ રહેલા એમ્સમાં માત્ર 10 રૂપિયામાં રજીસ્ટ્રેશન કરી દર્દીઓની સારવાર 1.5 વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવી છે અને ગત ફેબ્રુઆરી 2023 સુધીમાં એમ્સમાં સારવાર માટે આવતા દર્દીઓની સંખ્યા દર મહિને આશરે 6000 જેટલી થઈ ચૂકી છે। દર્દીઓની સંખ્યા બમણી થવા પાછળ એમ્સમાં અદ્યતન સાધનોથી टोकन दरे कराती सारवार कारणभूत है। गुजरात के राजकोट में एम्स अभी 64% बन चुकी है। हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर CDS कचोट सर जुड़े हैं। सर पहले तो आपको खूब खूब बधाइयाँ कि आपके अंडर में एम्स काफ़ी तेज़ आगे चल रही है। अब तक मीडिया के द्वारा हम पूरे देश की जनता को बताना चाहते हैं कि एम्स क्या है। सबसे पहला सवाल, निजी अस्पताल और एम्स के बीच क्या फ़र्क? तो पहले मैं बता दूं, एम्स हमारी कंट्री में आज की डेट में 21 से 22 एम्स प्रधानमंत्री जी द्वारा डिक्लेयर हुई हैं। उनमें से काफ़ी 17 to 18 एम्स काम करने भी शुरू कर दी हैं, जैसे कि हमारी एम्स भी उनमें से एक है। एम्स जो बनती है वो कैबिनेट डिसीजन से अंडर पार्लियामेंट एक्ट एक स्टैचुरी ऑटोनोमस बॉडी होती है। ये एम्स एक इंस्टीट्यूट गवर्न की जाती है इंस्टीट्यूट बॉडी द्वारा। इंस्टीट्यूट बॉडी में 18 से 19 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जाने माने मेडिकल प्रोफेशन के लोग और बाकी लोग शामिल किए जाते हैं, जो कि हमें डे टू डे गाइड कर पाएँ कि कैसे आगे काम करना है। तो उसी इंस्टीट्यूट बॉडी के अंडर गवर्निंग बॉडी होती है और बाकी छोटी छोटी कमेटियां होती हैं। स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी हो गई, स्टैंडिंग सिलेक्शन कमेटी हो गई और बाकी कमेटीज होती हैं। बट जो मेन काम होता है उसका, हर चीज़ का मेंबर सेक्रेटरी का काम जो है वो सिर्फ डायरेक्टर के कंधों पे होता है। उन्हीं ने हर इनिशिएटिव लेना है और मेंबर्स के पास लेके जाना है या कमेटी के पास लेके जाना है और उस मीटिंग में प्रस्तुत करना है और उनसे पास करवाना है। हमारा बजट होता है वो SFC से पास होता है। तो मेडिकल कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। देखा जाए तो हम ऑटोनॉमस बॉडी हैं, मगर भारत सरकार के अंडर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आते हैं। उनके जो डे टू डे हमें रूल्स वो नया बनाते हैं, जो क्वेरीज देते हैं, तो उनको हम जवाब देते हैं। मगर इसमें हमें सरकार ने, पार्लियामेंट एक्ट ने ये भी छूट दी हुई है कि हम अपनी इंस्टीट्यूट बॉडी के थ्रू अलग से रूल बना लें। और दूसरी बात यह है, जो एम्स को काम दिया गया है, मेन काम वो है सबसे पहले रिसर्च, प्रोड्यूस मेडिकल एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड नर्सिंग ऑफिसर्स। और तीसरा आता पेशेंट केयर। तो अभी आप देखोगे पेशेंट केयर तीसरे नंबर पे है, बट कम्युनिटी से जुड़ने के लिए पेशेंट केयर नंबर 1 पे आता है। और पेशेंट केयर के बिना ना तो स्टूडेंट एजुकेशन हो सकती और ना ही रिसर्च हो सकती। तो ये तीनों हिस्से आपस में हम बराबरी में लेके चलते हैं। जैसे हमारे अभी UG स्टूडेंट के 4 बैच चल रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी रिसर्च, फैकल्टी के लिए रिसर्च की फैसिलिटी देना, उनको वैल्यूएट करना। तो हमारे एक डीन रिसर्च भी होते हैं इसमें, वो इसी महकमे को पूरे को देखते हैं। तो ये हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं एम्स के, जो मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं होते। એમ્સમાં ટેલિમેડિસિનનો વિભાગ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં મહાનગરપાલિકા અને સરકારના અન્ય આરોગ્ય વિભાગના PHC CHC કેન્દ્રોમાંથી ટેલિમેડિસિન માટે માર્ગદર્શન માંગવામાં આવે છે। ત્યારે એમ્સના સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર દ્વારા તેમને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે। અગાઉ દર મહિને 2500 આસપાસ દર્દીઓની ટેલિમેડિસિન ટ્રીટમેન્ટ કરાતી હતી, જે હાલમાં 6000 કરતાં વધુ થઈ ગઈ છે। લોકોના મનમાં એવો પણ એક વહેમ છે કે એમ્સ હોસ્પિટલમાં માત્ર ઉદ્યોગકારો અને નેતાઓ જ સારવાર લઈ શકે છે, પરંતુ હકીકતમાં એમ્સ નાના માણસો માટેની આશીર્વાદ સમાન હોસ્પિટલ બની છે। लोगों के दिमाग में एक ऐसा बसा हुआ है कि मंत्री हो या उद्योगपति हो, उन्हीं के लिए एम्स है। सच में एम्स क्या है सर? मैं सही बताऊं, ये गलत धारणा है। पैसे की वजह से एम्स सबसे सस्ती है, नंबर 1।
हमने जो रेट लगाए हैं वो कुछ एक चीज़ें हैं कि जो आप किसी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में चले जाओ वो एक्चुअली फ्री हैं, वो कितनी मिलती हैं कितनी नहीं मिलती हैं, जन औषधि से दवाई फ्री मिलती है कि नहीं मिलती है। हम अपने मरीजों को जो भी इन्वेस्टिगेशन देते हैं, आप ये सोच लीजिए कि प्राइवेट कारपोरेट हॉस्पिटल से आप कंपेयर करोगे तो उसकी 1/3 कॉस्ट है। वो उधर 100 रुपया है तो हम 30 रुपया ले रहे हैं। सो बहुत ही चीप है और नॉर्मल आदमी इसको अफोर्ड कर पाए, इसके ध्यान को रखते हुए ये वैसा है। दूसरा मैं बात बताऊं कि बड़े लोग एम्स में क्यों जाते हैं कि एम्स में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं। वो वजह हो सकती, पैसे की वजह नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर एम्स में मिलेंगे। वो कि जो एम्स का डॉक्टर है वो एट ए टाइम स्टूडेंट को पढ़ा भी रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट को भी गाइड कर रहा है और मरीजों को भी देख रहा है और साथ में रिसर्च भी कर रहा है। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली, और ये सारी चीजें कंपलसरी हैं। तो जब कोई आदमी इन चारों चीजों में इकट्ठा इन्वॉल्व होगा तो उसका एक्युमन जो है वो दूसरे से ज्यादा होगा। એમ્સમાં હાલમાં 14 અલગ અલગ વિભાગો કાર્યરત છે, જેમાં મેડિસિન, સર્જરી, સ્કિન, પલ્મોનરી મેડિસિન, પીડિયાટ્રિક, ગાયનેક, ENT, આઈ સાયકિયાટ્રિક, રેડિયોલોજી, એનેસ્થીશિયા, રેડિયોથેરાપી અને ડેન્ટલ વિભાગનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં એમ્સમાં દરરોજના 200 થી 250 જેટલા દર્દીઓ સારવાર માટે આવી રહ્યા છે. એમ્સમાં સારવાર માટે દર્દીઓના આવવાનું એક કારણ તેમાં સારવારના દર ઓછા હોવાનું પણ છે. ખાનગી લેબોરેટરી અને ખાનગી હોસ્પિટલમાં જે ટેસ્ટ અને ટ્રીટમેન્ટના દર ચાલી રહ્યા છે તેના કરતાં 75% ઓછા દરે એમ્સમાં લેબોરેટરી ટેસ્ટ અને ટ્રીટમેન્ટ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી રહી છે. लैब कौन सी शुरू हो चुकी है, खास करके कौन से टेस्ट अभी यहाँ पे हो रहे हैं? प्राइवेट लैब है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 का जो रिपोर्ट चार्जेस लेते हैं, यहाँ पे वो चार्जेस कितना है? नहीं, हमारा किसी भी टेस्ट का 3000 चार्ज नहीं है। हमने मिनिमम चार्जेस रखे हैं। इसको प्राइवेट लैब से मैं फिर बोलूँगा कि आप कोई भी चार्जेस कंपेयर कर लो, वो 30 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, जो जिसका 300 रुपये रेट है वो हमारा 50 है। हमारे पास हाई एंड इक्विपमेंट आए पड़े हैं, हम उस इक्विपमेंट का भी मिनिमम चार्ज कर रहे हैं। मैं अपनी डिपार्टमेंट में हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, बाहर जाइए तो उसका 3500 और 4000 या 5000 उसका कॉस्ट होता है। हम 250 रुपये में ब्रोंकोस्कोपी करके दे रहे हैं यहाँ पे, और वो भी 250 रुपये इसलिए लेते हैं कि वो अगर कोई हमारा डिस्पोजेबल लगता है तो उसकी कॉस्ट आती है। बाकी इस हमारी जो सर्विसेज हैं डॉक्टर की वो सारी की सारी फ्री हैं। तो CGHS रेट हमारा अप्रूव हुआ था, बट हमने देखा कि CGHS रेट थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि वो फिर भी कम था बाकी लैब की वजह से। तो हमने CGHS रेट से भी कम करके हमने जोधपुर एम्स के जो रेट्स हैं, बिकॉज जोधपुर एम्स बहुत बड़ी एम्स हैं तो दे कैन अफोर्ड, तो हमने उनके रेट को अडॉप्ट किया और पूरी મરીજો તક इस ફાયદો को પહોંચાય. આગામી દિવસોમાં કાર્ડિયોલોજી, ટ્રોમા અને કેન્સર વિભાગ શરૂ કરવામાં આવશે, જેમાં સૌપ્રથમ કેન્સર વિભાગ જલ્દીથી શરૂ થાય તે માટે પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. તેમાં પણ રેડિયોથેરાપી શરૂ કરવામાં આવશે. તેમાં કરોડો રૂપિયાની મશીનરી આવશે. રેડિયોથેરાપી માટે ડોક્ટર્સ પણ રાજકોટ એમ્સ ખાતે ઉપલબ્ધ છે. આગામી 1 વર્ષ જેટલા સમયગાળામાં કીમોથેરાપી અને રેડિયોથેરાપી શરૂ થાય તે માટે જેટ ગતિએ કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. ट्रोमा है, कार्डियक है या कैंसर है, उसके लिए क्या तैयारियां? बहुत तैयारियां हैं उसके लिए. देखो, सबसे पहले हमने कैंसर की तैयारी शुरू की है. जो रेडियोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी हमारी आप देखोगे जो टावर ए और टावर ए है, इसके नीचे पूरा बेसमेंट है. इसके जो इक्विपमेंट आने हैं, करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट होते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं वो. उसका ऑर्डर हाइट्स के थ्रू हो चुका है. यहाँ पे टन की काम 1 आध महीने में शुरू होने वाला है. तो हमने सबसे पहली अहमियत उसको दी है कि रेडियोथेरेपी मैं देखूंगा सौराष्ट्र में कहीं आसपास नहीं मिलेगी लोगों को, तो हमने उसको प्रेफरेंस देते हुए उसके इक्विपमेंट को सबसे पहले ऑर्डर किया और रेडियोथेरेपी यहाँ पे आ जाएगी. बाकी ऑन्को सर्जन अपने पास लेंगे, वो हमारे OT बन गए होंगे तो वो शुरू हो जाएगा. बट ये जो इक्विपमेंट पार्ट है उसके हमारे पास डॉक्टर भी अभी हैं, रेडियो ऑन्कोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वही इसकी देखभाल कर रहे हैं और ये सारे का सारा इंस्टॉल हो जाएगा. कार्डियोलॉजी और बाकी जो सुपर स्पेशलिटी है, जब मेरी OPD मल्टी स्पेशलिटी से शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप विल बी सुपर स्पेशलिटी और विदिन 1 ईयर. એમ્સ સુધી પહોંચવા માટે રાજકોટ શહેરમાંથી 2 બસો અત્યારે ચાલી રહી છે.
પહેલા માત્ર 30 દર્દીઓ ઓપીડીમાં આવતા હતા, બાદમાં આજે દરરોજ 250 જેટલા દર્દીઓ ઓપીડીનો લાભ લઈ રહ્યા છે. દર્દીઓની સંખ્યા વધશે ત્યારે અન્ય બસો પણ શરૂ કરી દેવામાં આવશે. હાલ એમ્સ ખાતે શહેરની ખાનગી લેબોરેટરીમાં બ્લડ ટેસ્ટ, એક્સરે સહિતના અલગ અલગ ટેસ્ટ કે જેનો ચાર્જ 1500 થી 2500 થાય છે, તેના એમ્સમાં માત્ર 250 જ ચાર્જ લેવામાં આવે છે. માનવ શરીરમાં ચરબી કેટલી છે, પાણીનું પ્રમાણ કેટલું છે, તેનો રિપોર્ટ આપતા બોડી કમ્પોઝિશન એનાલાઇઝર ટેસ્ટ ખાનગી લેબોરેટરીમાં કરાવીએ તો 1000 થી 2500 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થાય છે, ત્યારે આ ટેસ્ટ એમ્સમાં માત્ર 250 રૂપિયામાં જ થઈ શકે છે. તેવી જ રીતે EMG એટલે ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રાફી મેજર મસલ્સ, NCV એટલે કે નર્વ કન્ડક્શન વેલોસિટી કે જેનો ટેસ્ટ માનવ શરીરમાં નસો અને સ્નાયુઓ ચેક કરાવવા થાય છે. માનવ શરીરમાં આવેલી કોઈ નસમાં ઇન્જરી થઈ હોય અથવા તો નસ દબાતી હોય તો કેટલી ઇન્જરી છે, શરીરના કયા ભાગમાં ઇન્જરી છે, જોડી શકાશે કે કેમ સહિતની બાબતો આ ટેસ્ટ દ્વારા જાણી શકાય છે. जो ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो 300 फुट का रोड भी बन चुका है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें नहीं हो रही है. अब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बिंदास आप एम्स में आ सकते हो? देखो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, रूडा ने हमारी मदद की. हमने उनको बोला कि बसें लगाइए. उन्होंने हाफ एन आवर ली. 2 बसें चल रही हैं अभी. एक इलेक्ट्रिक बस है, एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की है. और जब पहले कोई बस नहीं थी तो हमारी ओपीडी 30-40 तक जाती थी. जब एक बस लगी तो हमारी ओपीडी 100 क्रॉस कर गई. जब 2 बसें लगी तो आज की डेट में हमारी ओपीडी जो है वो 250, 300, 350. कल की ओपीडी 360 थी, तो इतना क्रॉस करने लगी. हमारे एम्स के अंदर आपने जो देखा वो रोड अच्छे बन गए हैं. अप्रोच रोड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो भी जल्दी ही सॉर्ट आउट होने वाला है. तो लोग अपने स्कूटर पे आ सकते हैं, ऑटो पे आ सकते हैं. हमारी बसेज लगी हैं, वो आएँ. और शाम के 5:30 बजे तक हमारी लास्ट बस यहाँ तक चलती है. तो ट्रांसपोर्ट का मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम है. और जैसे ही ओपीडी और बढ़ेगी हम और रिक्वेस्ट करेंगे, हम 3 बसें लगाएंगे, 4 लगाएंगे. રાજકોટ સૌરાષ્ટ્રનું પાટનગર સમાન છે, ત્યારે રાજકોટ જ નહીં સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતના દર્દીઓ એમ્સનો લાભ લઈ શકે છે. તે માટે ડોક્ટરની ટીમ પણ સજ્જ છે. કુલ 750 બેડની આ હોસ્પિટલમાં આગામી 2.5 મહિનામાં 250 બેડની આઈપીડી શરૂ થઈ જશે, જેનો લાભ તમામ દર્દીઓ લઈ શકશે. ડિજિટલ એક્સરેનો ચાર્જ બજારમાં ₹400 થાય છે, જ્યારે એમ્સમાં તેનો ચાર્જ માત્ર 150 રૂપિયા જ છે. એમ્સના ડાયરેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા સતત ડિપાર્ટમેન્ટના સંપર્કમાં રહીને જલ્દીથી એમ્સ પૂર્ણ થાય અને લોકો જલ્દીથી સારવાર થકી રોગોમાંથી મુક્તિ મળે તે માટે સતત મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે. सर, राजकोट की बात की जाए तो सौराष्ट्र का पाटनगर माना जाता है. सिर्फ राजकोट की 20 या 25 लाख की जनता नहीं, पूरे सौराष्ट्र की 2 करोड़ जनता का प्रेशर एम्स पर रहेगा. क्या तैयारियां उसके लिए? मैं कहता हूँ पूरे सौराष्ट्र का नहीं, पूरे गुजरात का नहीं, पूरे नेशन का भी आ जाए, हम उसके लिए तैयार हैं. हम 750 बेड का एम्स बनेगा. 750 बेड में एम्स में वही मरीज आएगा जिसको उस तरह के इलाज की जरूरत है. खांसी जुकाम हमारे पास नहीं आएगा. और उस तरह के इलाज की जरूरत जो आज लोग अहमदाबाद जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, वो उनको जाना नहीं पड़ेगा, वो हमारे पास आएंगे. तो हम उसमें स्क्रीनिंग करके उन्हीं मरीजों को लेंगे जो बाकी जगह किसी मेडिकल कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ठीक नहीं हो सकते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन आने वाला है. हम पूरा तैयार हैं. और 750 बेड बहुत होते हैं फॉर टर्शरी केयर. प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली उपस्थिति में शिलान्यास रखा था. उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और आप डायरेक्टर, क्या सर फील हो रहा है लोगों की सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर? दैट ओनली तत्पर. मैंने जब फौज की नौकरी की तब भी मुझे बहुत कम मौका मिला मैं 24 में से 18 घंटे काम करूं. यहाँ मैं 18 घंटे काम करता हूँ. और उसमें काम की जो लिमिट है वो ए से लेके जेड तक है. एक ही काम नहीं है. यहाँ फैकल्टी को देखना, स्टूडेंट को देखना, प्रोक्योरमेंट को देखना, कंस्ट्रक्शन को देखना, इक्विपमेंट को देखना, नर्सिस को देखना, दूसरे स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट करना, 101 थिंग्स. तो वो काम जब तक आप 18 घंटे काम नहीं करोगे वो पॉसिबल नहीं है. तो वो हर दिन 1 या 2 हमारी बीसीज होती हैं. कई बार बीसी हमारी रात के 10-10 बजे तक भी चलती है.
सारा कुछ एम्स के लिए। अभी भी आपने देखा मेरे डीडीए साहब जो हैं वो कंस्ट्रक्शन और इनके साथ मीटिंग करने गए हैं। एवरी थर्ड डे सेम थिंग मिनिस्ट्री भी हमारे साथ कर रही है। मिनिस्ट्री के भी सीनियर आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, उनको भी हम जवाब दे रहे हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे दिखा रहे हैं, उनसे एडवाइस ले रहे हैं, इक्विपमेंट प्रोक्योर कर रहे हैं, बेड्स का प्रोक्योरमेंट चल रहा है। तो सारी चीज़ें, ये काम आपके जो लिखित 6 घंटे 8 घंटे होती है उसमें नहीं हो सकता। मनसुख मांडविया जी सीधा नजर रख रहे हैं सर। बिल्कुल, 3 बार आ गए हमारे पास, हमारी पहली एम्स में जिसमें वो सीधा 3 बार हमारे पास आए और उनके मार्गदर्शन में के आने के बाद बहुत फर्क पड़ा। उन्हीं के मार्गदर्शन के आने के बाद फर्क पड़ा। और पहले हमारी लेबर की कमी की प्रॉब्लम चल रही थी, आज की डेट में हमारी 1700-1800 लेबर लगी हुई है और ये स्पेशलाइज लेबर है जिसने डक्टिंग करनी है, पाइपिंग लगानी है, लॉन्ड्री बनानी है, CSSD बनाना है, वो बनाना है। तो बहुत ही उनके आने के बहुत ही अच्छा फर्क पड़ा और हम उसको और आगे तेजी से लेके जा रहे हैं। आईपीडी की क्या सत्यता, कितने टाइम में आईपीडी शुरू होगा? देखो, हमने कमिट किया है, आप देख ही रहे होंगे टावर A और B में कितना काम चल रहा है। मैंने कमिट किया कि सितंबर में हम 250 बेड की आईपीडी शुरू कर देंगे। उसके लिए जो इक्विपमेंट है, जो दवाइयाँ हैं, जो HR की सपोर्ट हमें चाहिए, वो सारी की सारी रेडी है मेरे पास। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर CDH कटोच सर, जिसने बताया कि 10 रुपए में ओपीडी है यहाँ पे। ये कोई सिर्फ उद्योगपति या मंत्रियों की अस्पताल नहीं है, आम लोगों को भी इलाज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में ओपीडी। और जब आईपीडी शुरू होगा तो बाहर जो निजी अस्पताल में आपको लाखों रुपए का बिल देना पड़ता है, वो नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से सबसे बड़ा तोहफा राजकोट को मिला है, तो आप एम्स अस्पताल का लाभ जरूर लीजिए। હાલ રાજકોટ એમ્સ ખાતે અનેક વિભાગ કાર્યરત છે, ત્યારે દર્દીઓને તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ વિના સંકોચે એમ્સ હોસ્પિટલમાં ઓપીડી વિભાગનો લાભ લઈ સચોટ ઇલાજ કરાવવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે। કેમેરામેન દીપેશ ગરોધરા તેમજ નિશિત ગઢિયા સાથે ઋષિ દવે, અબ તક ચેનલ રાજકોટ।